Friends, welcome to our channel iTeach. So today we are going to discuss BEO exam paper B and the section is science. So आपको पता है हम मैथ्स का सेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं. तो साइंस का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है पेपर सेट सी में. तो पहला क्वेश्चन है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में 200 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9. इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो F है हमारा 200 माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9. दिस इज इक्वल टू C. अब इसे सॉल्व करने पे ये आएगा 168 इंटू 5 अपॉन 9 और ये हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस. सो आंसर इज A, 93.3 डिग्री सेल्सियस. सो एक और सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप बताता है और वो फॉर्मूला क्या है? वो है C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180. दिस इज इक्वल्स टू K माइनस 273 K माइनस 273 अपॉन 100. सो इस फॉर्मूले से कोई भी टेम्परेचर दिया हो, केल्विन, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. 23 इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी थ्रू पर्सपिरेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि बॉडी से जो वाटर लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज एटमॉस्फेरिक temperature only, second is atmospheric humidity only, C option is both A and B and D is none of A and B. यानी कि अगर वाटर लॉस हो रहा है तो हम देखते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो भी हमें पसीना बहुत आता है. पसीना आने का मतलब वाटर लॉस हो रहा है. और ह्यूमिडिटी होती है तो भी पसीना हमें आता है, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा. तो इसका मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों से वाटर लॉस होता है. तो आंसर क्या होगा? C, बोथ A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. तो 24 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स. सो कौन सा न्यूट्रिएंट कम होता है, सूक्ष्म पोषक जिसको कह सकते हैं हिंदी में. सो अगर आयरन देखें, आयरन भी कम होता है. मैग्नीज है ऑप्शन बी, कॉपर है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इज मैग्नीशियम. सो आप देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में. और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर देता है. हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यानी कि क्लोरोफिल अगर ग्रीन कलर प्लांट को दे रहा है तो मैग्नीशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है. ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैग्नीशियम इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं बोरॉन, क्लोरीन, जिंक और मोलिब्डेनम. और अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखें तो मैग्नीशियम के अलावा और कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. सो ये याद रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है इन ऑप्शंस के अलावा किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शंस इनमें से भी कोई एक बन जाए. सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द हीमोग्लोबिन. सो ये हीमोग्लोबिन के बारे में है कि इट इज़ रेड कलर हीमोग्लोबिन. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इज इट इज़ द carrier of oxygen from lungs to the cells.
Third option is it is slightly acidic, and D is it carries carbon dioxide away from the tissues to the lung. तो जैसा कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में हमें पता ही है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है, और ये भी पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दूर ले जाता है। और हाँ, ये पता ही है हमें कि ब्लड का कलर रेड होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम टिश्यू, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन जो है इट इज स्लाइटली एसिडिक। तो अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो एसिड और बेस हम पीएच स्केल पर डिफाइन करते हैं। ये 0 से लेकर 14 तक की स्केल है, जिस पर बीच में आता है 7। सो 0 to 7 होता है एसिडिक और 7 to 14 आ जाता है बेसिक। सो अगर हम पीएच देखें ब्लड का, तो ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच। तो ये 7 से 7 इधर आ रहा है, 7 to 14 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ब्लड इज स्लाइटली बेसिक। सो स्टेटमेंट सी कि ये स्लाइटली एसिडिक है, ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया हमारा सी। आंसर इज सी, दैट इज it is slightly acidic. This statement is not correct, क्योंकि ये slightly क्या होता है? बेसिक होता है। सो pH हमें इसका याद रखना है, कभी कभी pH भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन साइंस का, और वो है क्वेश्चन नंबर 26, एंड द क्वेश्चन इज मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ anemia, hemophilia, C is diabetes mellitus, and D is high blood pressure. So the glyco जो ये word है, glyco is related to glucose, and blood glucose level किससे related है? ये है diabetes से। So ये आंसर हो गया C। ये measurement glycosylated hemoglobin का measurement क्या है? diabetes mellitus से related है। So answer is C. Question number 59. 59 क्या कहता है? Which of the following is phosphatic biofertilizer? A. Rhizobium, B. Blue green algae, C is azolla, and option D is vascular arbuscular mycorrhiza. So phosphatic biofertilizer क्या होते हैं? ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्रॉप्स में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अपटेक को बढ़ाते हैं। तो इनका अपटेक बढ़ता है तो क्या होता है? सॉइल स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है? इम्प्रूव होता है। और सॉइल जब इम्प्रूव होगा तो क्या होगा? प्लांट या क्रॉप्स की ग्रोथ वो अच्छी होगी। सो अगर हम बात करें इनमें से फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर की, तो माइकोराइजा क्या हुआ? फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर है। बेसिकली ये एक फंगस है जो कि प्लांट्स में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को बढ़ाता है। तो आंसर क्या हो गया? डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following nutrient is necessary for nodule formation? So nodule क्या होता है? Nodule formation in legumes. तो nodule क्या होता है? Nodule जो है रूट्स में, प्लांट रूट्स होती हैं, उनमें ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। तो लेग्यूम बेसिकली प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स बेसिकली पल्सेस। तो लेग्यूम का मतलब क्या हो गया? लेग्यूम प्लांट्स पल्सेस। सो इनमें जो है, जो नोड्यूल फॉर्मेशन है, उसके लिए क्या नेसेसरी है? तो नोड्यूल का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके साथ? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। तो यहाँ से ये क्लियर है कि अगर
इन बैक्टीरिया के साथ जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इनके साथ इनका रिलेशन है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा इस फॉर्मेशन के लिए? नाइट्रोजन. सो आंसर इज ए, नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much amount of urea will be required for supplying 1 kg of nitrogen? Question number 87. So हमें यहाँ क्या निकालना है? 1 kg नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए यूरिया कितना चाहिए वो निकालना है. तो यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, ये हो गया यूरिया. तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60. ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, यानी 2 नाइट्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं. तो एक का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना हुआ नाइट्रोजन का? ये हो गया 14. सो 2 का कितना हो गया? 28. तो अगर 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन 28 ग्राम्स है, तो हमें क्या निकालना है? 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया रिक्वायर्ड है. तो बेसिक इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखें अगर 28 ग्राम्स नाइट्रोजन के लिए कितने में है? 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया. सो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया चाहिए? 60 इंटू 1000 अपॉन 28. और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 2.2 kg ऑफ यूरिया. तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी, 2.2 kg यूरिया. सो ये बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन. बस हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास हमें कैसे निकालना है, और उसके बाद जितने भी इसके एटम्स हैं उससे इसका एटॉमिक मास जो है उससे डिवाइड करना है. सिंपल इसमें यूनिटरी मेथड यूज करते हैं. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट दी हुई है, एक फिनोमेना और दूसरा इनके कंपाउंड्स, तो हमें इनको मैच करना है. तो पहला है एसिड रेन, दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग, थर्ड इज कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, एंड लास्ट वन डी इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो अगर हम देखें तो एसिड रेन किससे जुड़ा हुआ है? एसिड रेन को क्या कहते हैं हम? कॉकटेल ऑफ H2SO4 एंड HNO3, H2SO4 एंड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कॉकटेल कह सकते हैं. तो यहाँ पर ये किससे मैच कर रहा है? ए को हम मिला सकते हैं, यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड से. ठीक है, तो ए को हम मैच कर देते हैं सी से, 3 से. ओके, नेक्स्ट इज डी ऑप्शन इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सो ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों होता है? हमें पता है CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. तो CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर बात करें तो ये है. सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किससे होता है? CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो डी का मैच यहाँ हो गया 1. सो अभी लिस्ट में ए का 3 2 जगह है और डी का 1 भी तो है, तो हमें अभी बी और सी ऑप्शंस देखने हैं. सो बी इज फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग ये किस से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो बी का मैच हो गया 4 और सी का मैच हो गया कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन का मैच किससे हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड से. हीमोग्लोबिन क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को लंग्स तक ले जाता है. ठीक है, सो हमारे अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ये क्या होगा? 3 4 2 1 मीन्स ऑप्शन सी, 3 4 2 1. दिस इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 119. सो ये क्या है कि ये क्वेश्चन है, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, ऑप्शन ए इज algae and plants, B is algae and fungi, C is fungi and plant and B is blue green algae and fungi. सो हम इस क्वेश्चन को माइक्रोराइजा के बारे में पहले भी अभी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच, फंजाई और प्लांट्स के बीच. तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया आंसर. सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट वाइटामिन्स. कौन सा फैक्ट, कौन सा स्टेटमेंट वाइटामिन्स के बारे में सही नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज, some vitamins can be synthesized by intestinal microorganisms. Second is, some vitamins act as hormones. Third, C option is, some vitamins are stored in body. Is vitamin K is a water soluble vitamin. So इसमें सबसे आसान स्टेटमेंट और जो सबको पता होता है वो है कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से हैं. तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी. और इसके अलावा जितने भी वाइटामिन्स हैं लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है. यानी कि अगर हम इसे देखें तो विटामिन बी और सी ही वाटर सॉल्युबल हैं. तो ऑप्शन में क्या है, विटामिन के इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, मीन्स ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और इसे याद रखने का तरीका क्या है कि वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं. सो अगर हम इसे देखें, ऐसे लिख दें, विटामिन के, ई, विटामिन डी एंड ए. सो दिस इज कीड़ा. सो कीड़ा इज इनसॉल्युबल इन वाटर. कीड़ा कभी पानी में घुलता है, नहीं घुलता. सो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं और इनसॉल्युबल कौन से हैं. इनसॉल्युबल मीन्स ये हो गया कीड़ा, KEDA, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. सो दिस इज ऑल फॉर द साइंस सेक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री और दूसरे सेक्शन को कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.